दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज में। और आज हमारे जो विचारक हैं वो हमारे सामने हैं। अपने आप में एक नाम, एक पहचान और एक बहुत बड़ा एक तरह से नाम है ये हमारे राजनीतिक विचारधाराओं वाले क्षेत्र में। आज हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य के बारे में बेसिकली यहाँ पर जीवन इनका, विचार इनके, अवधारणाएं इनकी, इनकी प्रमुख किताबें, इनके कथन, इनकी आलोचना, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर होने वाला है। बूस्टर डोज आज हमारा भारतीय विचारक आज हमारा कवर हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य के बारे में क्या क्या विचार हैं इंपॉर्टेंट वाले आपके सामने एक तरफ से आएंगे। आपको इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कृति जो है वो याद रखनी होती है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी ऐसी एक कृति है जो कि आज भी बहुत हद तक इंपॉर्टेंस अपना एक तरह से कहीं ना कहीं अपना रोल जो है वो प्रेजेंट करने का। अच्छा, इनके जो विचार हैं वो थोड़ा सा कटु, थोड़ा सा कठिन विचार देखने को मिले, लेकिन ये भी आपको याद रखना होता है इनके बहुत सारे ऐसे विचार थे जो कि आज भी प्रेरणा का स्रोत जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कौटिल्य को बहुत अच्छे से। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से या अच्छा, बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कौटिल्य को समझ नहीं पाते, कौटिल्य अलग है सर, चाणक्य अलग है सर, अलग अलग पढ़ना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कौटिल्य जो है वो चाणक्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इनका नाम एक और है, वो नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से भी कौटिल्य को ही जाना जाता है। भारत के प्राचीन समय के महानतम राजनीतिक विचारक में ये आए, है ना। अर्थशास्त्री भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे और मौर्य समाज, ये भी बहुत बार पूछा जाता है किस समाज या किस समय पे रहे, तो ये मौर्य साम्राज्य के समय पर इनका रोल जो है वो रहता है भारत की राजनीति में। ठीक है, भारतीय विचारक हैं। उनकी जो प्रसिद्ध कृति है उसका नाम अर्थशास्त्र है। अब यहां पर आप इसके नाम से ऐसा मत गेस करिएगा कि सर ये तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किताब होगी, नहीं। ये एक सबसे, विश्व का सबसे प्राचीन और एक व्यवस्थित रूप से राजशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र की एक पुस्तकों में से एक मानी जाती है। याद रखेंगे, विश्व की सबसे पुरानी है ये, अपने आप में इंपॉर्टेंस इसका है। अर्थशास्त्र विश्व की सबसे प्राचीन है। सबसे पहले नाम इसका अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनीति के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने का कार्य किया था और एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली जो है वो विकसित करने का कार्य भी इन्होंने ही किया था। मौर्य साम्राज्य एक तरह से अपने चरम पर पहुंचा, उसमें कहीं ना कहीं जो विष्णुगुप्त थे, जो यहां पर एक तरह से मेन रोल थे, वो विष्णुगुप्त या चाणक्य का ही रहा था। ठीक है, इसके बाद में इनसे संबंधित जो विचार है कि भाई कौटिल्य का जो राजनीतिक दर्शन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसके आधार पर राजनीतिक दर्शन इनका पूरी तरह से व्यवहारिक रहेगा, प्रैग्मेटिक रहेगा, यथार्थवादी रहेगा, रियलिस्टिक रहेगा और सत्ता केंद्रित भी ये माना जाएगा। सेंट्रल अप्रोच, केंद्रीकृत अप्रोच को यहां पर ये कहीं ना कहीं फेवर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वे मानते थे कि ये पूरी तरह से राज्य की पहली जिम्मेदारी है कि ये प्रजा की सुरक्षा करे और सुख भी हो, है ना, प्रजा को सुख भी हो और प्रजा पूरी तरह से अपने आप में सुरक्षित भी महसूस करे। ये विचार भी किसके थे? ये विचार भी कौटिल्य के ही थे, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी। अब इसका जो रेफरेंस है वो आज भी बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। इनका यह दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यवहारिक रहेगा, है ना, व्यवहारिक था, ना कि आदर्शवादी था, ना नैतिकतावादी था, बल्कि व्यवहार की राजनीति। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौटिल्य की जो विचारधारा थी क्या वो एक आदर्शवादी विचारधारा थी या फिर वो एक नैतिकवादी विचारधारा? नहीं, ये व्यवहार के अनुसार उत्पन्न हुई एक विचारधारा की संज्ञा इसे दिया जाता है। ये एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की अवधारणा को प्रेजेंट करता है, इनकी पूरी की पूरी ये विचारधारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आया, राज्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया। ठीक है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पहले भी देखी हैं। राज्य 7 अंगों से मिल करके बनता है। कौन कौन से अंग हैं? तो सबसे पहले राजा, जिसे स्वामी कहा जाता है, अमात्य दूसरे नंबर पर आता है, जनपद तीसरे नंबर पर आएगा, फिर दुर्ग आएगा, फिर कोष आएगा, फिर दंड आएगा, फिर मित्र आएगा। ठीक है, यहां पर राजा, अमात्य, उसके बाद में आ जाता है जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, फिर दंड, फिर मित्र, है ना। मित्र जो है वो बेसिकली क्या है? मित्र यहाँ पर जो पड़ोसी राज्य हैं उनको यहाँ पर बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कौटिल्य के अनुसार जो मजबूत राज्य है ना, वो मजबूत प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सेना, तीनों चीजें मजबूत होनी चाहिए। प्रशासन भी मजबूत होना चाहिए, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए और सेना भी मजबूत होनी चाहिए। ये अवधारणा किसकी है? ये कौटिल्य की अवधारणा
अवधारणा है, कौटिल्य के विचार हैं। ठीक है, तो साप्तांग सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने देखा, और इसके अलावा इन्होंने मजबूत राज्य की क्या परिभाषा दी वो भी हम लोगों ने यहाँ पर समझा। मजबूत प्रशासन, मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत सेना की अवधारणा इनके द्वारा दी जाती है। ठीक है, राजा के अगर गुण और कर्तव्य की बात करें, किंग की ड्यूटीज की अगर बात करें, तो कौटिल्य के अनुसार राजा को क्या होना है? कौटिल्य के अनुसार राजा को धर्मशील होना है, बुद्धिमान होना है, परिश्रमी होना है और कठोर निर्णय लेने वाली कठोर निर्णय लेने वाले, है ना, कठोर निर्णय लेने की क्षमता होने वाले होना होगा, ये आपको याद रखना है। राजा को दिन के 8 घंटे जन कल्याण, 8 घंटे प्रशासन और 8 घंटे अध्ययन और आराम के लिए रखना है ना। जन कल्याण पहले 8 घंटे, है ना, 24 घंटों में को इन्होंने 3 भाग में विभाजित किया। राजा का गुण यही है कि वो पहले तो धर्मशील हो, बुद्धिमान भी होना अनिवार्य है, परिश्रमी भी होना चाहिए और कठोर निर्णय, ऐसा नहीं स्ट्रिक्ट होना चाहिए यार, वो एक तरह से जो राजा है वो कठोर निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। राजा को दिन के 8 घंटे जो हैं जन कल्याण में लगाने हैं, 8 घंटे जो हैं वो प्रशासन व्यवस्था में लगाने हैं और 8 घंटों में अध्ययन और आराम का समय रहेगा, ये राजा का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, राजा के गुण कौटिल्य के हिसाब से बहुत बार एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, कथन अगर देखें तो राजा प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुख में दुखी होने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा को मतलब ही नहीं है ना, आग लगी बस्ते में राजा अपनी मस्ती में, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। राजा जो है वो ऐसा हो जो प्रजा के हिसाब से काम करे, प्रजा के दुख में दुखी और प्रजा के सुख में सुखी होने वाला राजा होना चाहिए। ठीक है, तानाशाही राजा तानाशाही नहीं होना चाहिए बल्कि धर्म के अनुसार चलेगा। ठीक है, यहाँ पर राजा कठोर निर्णय ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डंडा ही चलाएगा, वो तानाशाह बन जाएगा। वो राजा यहाँ पर रहेगा, धर्म के अनुसार वो चलेगा। ठीक है, राजा रहेगा और वो कैसे चलेगा? वो धर्म के अनुसार चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दंड नीति की अगर बात करें तो कौटिल्य ने सबसे व्यवस्थित दंड नीति यहाँ पर दी थी। उनका मानना था कि दंड ही राज्य को चलाता है और दंड के बिना अराजकता हो जाती है ना, अराजकता हो जाती है, इस वजह से ये दंड नीति को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौटिल्य ने यहाँ पर और कहा कि दंड जो है वो न्याय संगत है, समय पर है और उचित स्तर का होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। और अपराधियों को कठोर दंड दे करके समाज को सुरक्षित किया जाता है, ये तरीका है जिसके माध्यम से हमें तो लास्ट में क्या देखना है? राजा को लास्ट में अपना समाज देखना है, अपना राज्य देखना है, उसको सुरक्षित करने के लिए अगर दंड देना है तो दे दीजिए, ये भी राजा का कर्तव्य है। राज्य की स्थिरता दंड पर आधारित होती है, ऐसा कौटिल्य ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थनीति के आधार पर कौटिल्य कहते हैं दुनिया के पहले सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य को गिना जाता है। उनके अनुसार समृद्ध राज्य ही शक्तिशाली होता है, जिसके पास पैसा है उसी का भौकाल होगा, ये यहाँ पर कौटिल्य की अवधारणा है। राज्य शक्तिशाली ही होना चाहिए, ये समृद्ध राज्य की अवधारणा ऐसी है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना होगा। ठीक है, राज्य को आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। भूमि सिंचाई और व्यापार कर, है ना, भूमि सिंचाई व्यापार कर व्यवस्था का विस्तार भी यहाँ पर होना चाहिए, है ना, भूमि का, सिंचाई का, कर व्यवस्था, ये सारी चीजों का यहाँ पर क्या होना चाहिए? विस्तार होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। जनता पर कर उचित, न्यायपूर्ण और सहनशील होगा। ठीक है, जनता पर कैसा होगा? उचित होगा। इन्होंने ये अवधारणा दी थी, आपको एक बात बता देते हैं, है ना, इन्होंने कहा कर को इस हिसाब से होना चाहिए जैसे मधुमक्खी ना फूल से मीठे मीठे रस को चूस लेती है, फूल पर किसी भी प्रकार का क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, है ना, उसी प्रकार से कर लेना चाहिए जैसे मधुमक्खियां जो है वो शहद को चूस लेती हैं, कहां से? फूलों से। कर मधुमक्खियों की तरह होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा लेकर के कष्ट नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए जिससे राज्य का प्रशासन चलता रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कष्ट होने लगे। ठीक है, वो कर नहीं होना चाहिए। गब्बर सिंह टैक्स की दुनिया में आपको इस अवधारणा को समझना होगा। ठीक है, जीएसटी की दुनिया में। ठीक है, विदेश नीति के बारे में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे मंडल सिद्धांत कहा जाता है, और मंडल सिद्धांत में बेसिकली इस सिद्धांत के अनुसार पड़ोसी राज्य जो है वो शत्रु है। ठीक है, पड़ोसी राज्य क्या है? शत्रु है। पड़ोसी का पड़ोसी कौन है? मित्र है। अगर पड़ोसी राज्य शत्रु है तो पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होना चाहिए, ये अवधारणा मंडल सिद्धांत की है। अंतरराष्ट्रीय संबंध पूरी तरह से हित और शक्ति संतुलन पर आधारित होते हैं, ये भी अवधारणा इसी से संबंधित है। और इसके अलावा अगर उन्होंने 6
नीतियां बनाई। पहले संधि है ना, पीस, यहाँ पर संधि की बात इन्होंने की। दूसरी यहाँ पर इन्होंने युद्ध की बात की, ठीक है, युद्ध दूसरा पॉइंट हो जाता है। विग्रह अगर हॉस्टिलिटी है इस ये तीसरी बात हो जाती है। यान इसमें संबंधित हो जाता है, और इसके अलावा संशय हो जाता है, सीकिंग रिफ्यूज हो जाता है, द्वैत भाव हो जाता है। तो 6 नीतियों की यहाँ पर बात किसके द्वारा की गई? 6 नीतियों की बात यहाँ पर इन्होंने मंडल सिद्धांत में अपने करी थी। ये व्यवस्था से संबंधित है। गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस सिस्टम, दुनिया की पहली संगठित गुप्तचर प्रणाली विकसित करने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। राजा की आंख और कान जासूस ही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। राजा के आंख और कौन कौन होते हैं? जासूस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्तचर के बारे में ये कहते हैं कि भेष बदल करके रहेंगे, जनता में घुल करके ये रहेंगे, शत्रु राज्य में घुस करके शत्रु राज्य में घुस करके भी ये काम करते हैं। राज्य को सूचना देने का अल्टीमेट इनका काम होता है। आधुनिक जो रॉ है ना, CIA है, मोसाद है ना, ये ऐसी एजेंसियां, उसकी पूर्व छाया जो है वो गुप्तचर व्यवस्था जो कौटिल्य ने सजेस्ट की थी, वो आज भी हमारे यहाँ प्रासंगिक रूप से कही जाए, उसको रिलेट हम लोग कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं एक बेस जो है वो वहां पर बना हुआ है, जो कौटिल्य ने बनाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, नैतिकता और राजनीति के बारे में क्या कहते हैं? तो नैतिकता और राजनीति को अलग नहीं किया कौटिल्य ने किसी भी हाल में, राजनीति को नैतिकता से जोड़ करके रखा। जो वे आचार धर्म पर जोर देते थे, पर कहते थे कि राजनीति में व्यवहारिकता बहुत ज्यादा आवश्यक है। राजनीति में क्या आवश्यक है? व्यवहारिकता आवश्यक है। उनके अनुसार राजनीति का लक्ष्य नैतिकता नहीं, प्रजा का सुख है, ठीक है। नैतिकता का जो राजनीति का जो आधार है वो नैतिकता नहीं, नैतिकता हो चाहे ना हो, लेकिन प्रजा हमारी पूरी तरह से खुश होनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य मानते हैं। ये भी अवधारणा आपको याद रखनी है, ठीक है। कौटिल्य के जो महत्वपूर्ण कथन है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार बना है, इंपॉर्टेंट, जहां पर हमने पूरी पीपीटी में लिख दिया वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के महत्वपूर्ण कथन में राजा प्रजा का सेवक है, पहली पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि दंड के बिना राज्य वैसा ही है जैसे नख दंत विहीन पशु, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दंड के बिना राज्य वैसा ही जैसे बिना दांत का कोई पशु है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, अत्यधिक कर प्रजा का नाश करता है, ये भी अवधारणा, ये भी विचार किसके हैं? ये भी कथन किसका है? कौटिल्य का ही है। राज्य की स्थिरता गुप्तचरों पर निर्भर करती है, ये कथन भी किसका है? कौटिल्य का ही ये कथन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आलोचनाएं भी इनकी होती हैं, बहुत सारी आलोचना है, जैसे कि राज्य को अत्यधिक जो कठोर बना दिया, वहां पर कहीं ना कहीं आलोचना का कारण वो बन जाता है। मंडल सिद्धांत को आक्रामक बनाना भी यहाँ पर थोड़ा सा कठोर हो जाता है। शत्रु जो है वो पड़ोस में है, तो उसका पड़ोसी मित्र थोड़ा सा आक्रामक हो गया, इस वजह से इसकी आलोचना होती है। दूसरे नंबर पर जासूसी प्रणाली को अविश्वास आधारित कह करके इसकी आलोचना होती है। अविश्वास, आपके आसपास में अगर जासूस हैं तो कहीं ना कहीं अविश्वास है। जासूसी प्रणाली, अच्छा, जासूस अगर कुछ पैसे लेकर के आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उससे ज्यादा पैसे लेकर के आपकी इंफॉर्मेशन भी तो अगले को दे सकता है ना। तो इस वजह से ये थोड़ा सा अविश्वास आधारित कह करके आलोचना इसकी होती है। कभी कभी भारत के मैकियावेली से भी उन्हें कभी कभी भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कितनी बार ना जाने ये क्वेश्चन आया है। मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत में कौटिल्य को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुल मिलाकर के जो बात हुई, कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन आधुनिक समय में अत्यंत प्रासंगिक है। आज भी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज करते हैं। शासन व्यवस्था, कर नीति, गुप्तचर तंत्र और विदेश नीति आज भी कई देश में प्रशासन में दिखाई देने का कार्य होता है। कौटिल्य ने ही यह सिखाया कि शक्तिशाली राज्य ही प्रजा को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है, या सुरक्षित और समृद्धि देने का काम कर सकता है। सबसे पहले शक्ति की आवश्यकता है, ठीक है। शक्ति अगर आ जाएगी तो बाकी सारी चीजें आपको मिलती हुई चली जाएंगी, ठीक है। तो ये रहे हमारे कौटिल्य के विचार। कैसे लगे ये विचार? कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, वहां पर लिखते जाइएगा। अगले जो विचारक आपको पढ़ने हैं उसके बारे में भी बताइएगा। कौटिल्य में अगर आप जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, उसके हिसाब से कौटिल्य के बारे में अगर इतने पॉइंट आपने देख लिए तो सारे आपके आंसर आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे हमारे साथ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, फीडबैक देना मत भूलिएगा किसी भी हाल में। फीडबैक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला कौन सा विचारक पढ़ना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। नमस्कार।